आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। तो आप देख रहे होंगे बजट से दिल्ली फतेह। क्या बजट के जरिए यूपी की 80 लोकसभा सीटों को बीजेपी की साधने की जो रणनीति है वो आज काम आने वाली है क्या? ये सवाल बहुत बड़ा है क्योंकि आज वित्त मंत्री बजट पेश करने वाले हैं और इससे पहले उन्होंने अपने घर पर बजट की पूजा अर्चना की है और 11 बजे विधानमंडल में वो बजट पेश करने वाले हैं। और कहा जा रहा है कि यूपी के 80 सीटों को साधने वाला ये बजट हो सकता है और साथ ही साथ अब तक का सबसे बड़ा बजट भी हो सकता है। और साथ ही साथ इस बजट के जरिए एक बड़े वर्ग को साधने का जो बीजेपी प्लान बना रही है वो और आसान होने वाला है। तो साल 2024 और 25 का यूपी का बजट आज पेश किया जाएगा और यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आज बजट को विधानमंडल में पेश करेंगे। एक अनुमान है और इसके मुताबिक ये बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट होने वाला है। तो देखिए, एक अनुमान तो ये लगा रहे हैं हम कि ये जो बजट है ये सबसे बड़ा बजट होने वाला है अब तक का, जिसका आकार लगभग के हम जरिए आपको बताएंगे कि 7.50 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा होने का अनुमान है। और सूत्रों की माने तो इस बजट में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कई बड़ी सौगातों को धन आवंटित हो सकता है। बजट पेश होने से पहले कैबिनेट बैठक होगी। ये बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होगी। इसमें बजट के मसौदे को मंजूरी दिलाई जाएगी। इसके बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा में बजट पेश करेंगे और साथ ही पिछले दिनों केंद्र सरकार के अंतरिम बजट को उत्तर प्रदेश सरकार का ये बजट काफी को सपोर्ट करते हुए भी नजर आएगा। और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना 8वीं बार ये बजट पेश करने वाले हैं और कहा जा रहा है कि इस बार की बजट का जो आकार है वो और ज्यादा बढ़ने वाला है। और उम्मीदें हैं कि जो केंद्र सरकार का अंतरिम बजट आया था उसकी भी कुछ झलकियां इस यूपी के बजट में देखने को मिलेंगी। चुनावी साल है और सौगातों की बौछार भी होगी, इसकी अटकलें भी बहुत ज्यादा लगाई जा रही हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो बड़ा सवाल आज ये बरकरार है कि फोकस किस पर सबसे ज्यादा बीजेपी का होने वाला है। लेकिन आपको ये तस्वीरें दिखाते जहां वित्त मंत्री सुरेश खन्ना अपने घर में बजट की पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहा है, जिसके बाद सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक होगी। इसके बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना इस बजट को पेश करते हुए नजर आएंगे। तो अगर हम पिछले बजट पर गौर करें तो 6,90,000 करोड़ का तकरीबन वो बजट था और इस बार कहा जा रहा है कि जो बजट आएगा वो यूपी के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा। कि अगर हम बजट की बात करें 2023-24 के बजट की तो 2,90,000 करोड़ का वो बजट था। लेकिन संभावित बजट इस बार का तकरीबन 7.50 हजार करोड़ के होने की भी उम्मीद लगातार जताई जा रही है। और देखिए, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का जो लक्ष्य था वो तो हासिल कर लिया है, लेकिन अगले सालों के लिए जो बीजेपी ने आगामी कुछ सालों के लिए लक्ष्य तय किया है उसकी भी कुछ झलकें इस बजट में देखने को मिलेगी। लेकिन एक बार ग्राफिक्स के जरिए आपको ये बताते हैं कि 2023-24 के बजट में बड़ी बातें क्या रही थी और किस वर्ग को क्या सौगात मिली थी। तो अगर हम 2023-24 बजट की बातों पर गौर करें तो महिला एवं बाल विकास को काफी कुछ सौगात मिली थी। सीएम सामूहिक विवाह योजना के लिए 600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। ये साल 2023-24 के बजट की बात है। और महिला सामर्थ्य योजना के लिए 63 करोड़ जो राशि है वो आवंटित की गई थी। 3 महिला पीएससी बटालियन का गठन किया गया था। तो महिला एवं बाल विकास को बहुत कुछ 2023-24 के बजट में मिला था। सीएम कन्या सुमंगला योजना के लिए 1050 करोड़ की जो धनराशि है वो तय की गई थी। अब स्वास्थ्य में क्या कुछ मिला था, चूंकि स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा चैलेंज हमेशा से यूपी के लिए रहा है। तो 14 नए मेडिकल कॉलेज और उसके संचालन के लिए 2,491 करोड़ की व्यवस्था की गई। सुशासी नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए 26 करोड़ की जो धनराशि है उसका आवंटन किया गया। और इसके साथ ही पीएम मातृ वंदना के तहत 320 करोड़ का जो बजट है, एक बड़ा बजट दिया गया था। तो चिकित्सा और स्वास्थ्य में भी लगातार यूपी सरकार काम कर रही है और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार के लिए तकरीबन 1,500 करोड़ की जो धनराशि है वो आवंटित की गई थी। तो चिकित्सा और स्वास्थ्य में भी 2023-24 में बहुत कुछ मिला था। लेकिन
ये बहुत बड़ा एक वर्ग है जिसको साधने के लिए लगातार बीजेपी काम कर रही है। इसी के तहत 17,000 करोड़ की अगर हम बात करें तो एक बड़ा बजट था। दलहन तिलहन मिनी किट के लिए 15 करोड़ की राशि आवंटित की गई थी और कृषि यूनिवर्सिटी की अवस्थापना के लिए 35 करोड़ की बड़ी व्यवस्था की गई थी और छुट्टा पशुओं के लिए 750 करोड़ की जो धनराशि है वो आवंटित की गई थी। लेकिन उसके बावजूद अखिलेश यादव लगातार छुट्टा जानवरों का मुद्दा अभी भी सदन में उठाते हैं और 17,000 किसान पाठशालाओं के आयोजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था 2023-24 में। ये किसानों के लिए खास था। अब युवा जिन्हें कहते हैं कि ये रीढ़ की हड्डी होते हैं, बैकबोन होते हैं, उनको क्या कुछ दिया था यूपी सरकार ने 2023-24 में, ये जानना जरूरी है। तो इनक्यूबरेटर्स स्टार्टअप के बढ़ावे के लिए भी एक बड़ी धनराशि आवंटित की गई थी। कपड़ा उद्योग में 40,000 रोजगार के सृजन का दावा भी किया गया था और विशेष तकनीक के जरिए 41,000 युवाओं के प्रशिक्षण का जो लक्ष्य है ये तय किया गया था और स्मार्टफोन टैबलेट्स के लिए 3,600 करोड़ की राशि आवंटित की गई थी। तो देखिए 2023-24 का जो बजट है ये एक हमने आपको पेश किया कि किसानों को क्या मिला, युवाओं को क्या मिला और साथ ही साथ महिला और चिकित्सा क्षेत्र को क्या मिला, क्योंकि ये एक बड़ा क्षेत्र है जिसको लगातार बीजेपी सुधारने का काम कर रही है। युवाओं को रोजगार देने की बात कही जाती है और ये भी लगातार यूपी सरकार की तरफ से दावा किया जाता है कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी लगातार जो सरकार है वो काम कर रही है और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और साथ ही साथ स्वास्थ्य महकमे की जिम्मेदारी भी उन पर है, तो वो लगातार दौरे करते हैं, औचक निरीक्षण भी करते हैं। लेकिन बजट में भी चिकित्सा क्षेत्र को खास तरजीह 2023-24 में दी गई थी, लेकिन इस बार किसको तरजीह दी जाएगी ये बहुत बड़ा सवाल है। तो देखिए आज के बजट में क्या अंतरिम बजट की झलकियां देखने को मिलेंगी और राम राज्य का क्या ये बजट पेश होने वाला है। आज इन्हीं बड़े सवालों पर हम बड़ी चर्चा करेंगे, जिसके लिए कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। संजय राजन सलाहकार संपादक के तौर पर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। पवन धवन भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इनका परिचय बता दें कि ये अर्थशास्त्री हैं और साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नितेंद्र यादव जी भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले तो मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करूंगी, लेकिन इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं हमारे सलाहकार संपादक से करते हुए, देखिए संजय राजन जी, जब पिछली बार का बजट आया था तो तकरीबन 6,90,000 करोड़ का वो बजट था। क्या इस बार ये बजट और बढ़ सकता है, क्या लग रहा है? देखिए मुस्कान, ये तो देखने वाली बात हो गई कि सुरेश खन्ना के पिटारा से 11 बजे विधानसभा पटल पर क्या कुछ निकल करके आता है। लेकिन जो एक अनुमान लगाया जा रहा है और जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, पिछले बजट से करीब 12% का इजाफा करते हुए ये जंबो बजट एक बार फिर योगी सरकार पेश करने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक बात करें पिछले बार अगर पिछले बजट की, तो 6,949 करोड़ की ये घाटे का बजट था, क्योंकि जो भी बजट पेश किया गया था उसमें 5,500 करोड़ की शुद्ध प्राप्ति का अनुमान लगाया गया था। ये देखना दिलचस्प होता है कि क्या योगी सरकार इस बार भी घाटे का बजट पेश करती है या नहीं। दरअसल घाटे का बजट उसको कहते हैं जो सरकार अपना बजट पेश करती है और उससे जो आय होता है उसमें जो रिक्तियाँ रह जाती हैं उसको हम घाटे में देखते हैं। तो कुल मिलाकर के ये देखने वाली बात होगी कि 11 बजे जब सदन पटल पर सुरेश खन्ना जो वित्त मंत्री हैं योगी सरकार के, वो क्या कुछ लेकर के आ रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर मैं यहाँ पर चर्चा करना चाहूँगा कि राज्यपाल का अभिभाषण जो होता है ना, वो किसी भी बजट सत्र में बजट का एक तरह से खाका तैयार कर देता है। आपने देखा था कि किस तरह से राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में ही राम राज्य से शुरुआत की थी और अयोध्या को लेकर के उन्होंने तवज्जो दिया था। हालांकि केंद्र सरकार के इस अंतरिम बजट में भी स्वदेश भ्रमण में आप देखी थी कि किस तरह से प्रयागराज और तमाम जगहों के लिए बजट का आवंटन किया गया है। यानी धार्मिक स्थलों के विकास को लेकर के इस बजट में अच्छा खासा रकम देखने को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके अलावे चूँकि चुनावी साल है और अब हम चुनाव के बिल्कुल करीब खड़े हैं, किसी भी वक्त आचार संहिता का ऐलान हो सकता है। ऐसे में योगी सरकार की ये पूरी कोशिश होगी कि यहाँ की जनता को फील गुड महसूस कराएं इस बजट के जरिए। और ये फील गुड यूं ही नहीं है बल्कि देश की सियासत की धुरी मानी जाती है उत्तर प्रदेश। और मुस्कान, ये तो आपने सुना ही होगा कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरता है। तो ऐसे में 80 सीटें हैं और 80 सीटों में 80 सीटें हासिल करने का लक्ष्य रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। तो निश्चित तौर पर 3 बड़े वर्ग होंगे, 3 बड़े तबके होंगे जो किसी भी चुनाव का दिशा और दशा तय करते हैं। उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे किसानों की, युवाओं की, महिलाओं की।
आधी आबादी जिस ओर जाती है निश्चित तौर पर उसका बड़ा फायदा मिलता है। पिछले चुनाव में भी, लोकसभा चुनाव में आपने देखा था कि किस तरह से आधी आबादी ने बीजेपी का भरपूर समर्थन किया था, चाहे वह अकलियत के हों या जात धर्म से ऊपर उठ करके ये कहा जा सकता है कि लोगों ने समर्थन किया था। तो महिलाओं को लेकर के खासा तवज्जो इस बजट में देखने को मिलेगा, जैसा कि मेरा अनुमान है। युवाओं को लेकर के योगी सरकार लगातार कोशिश कर रही है। पिछले बजट में भी आपने देखा था कि किस तरह से कौशल विकास मिशन की बात की जाए या मुख्यमंत्री प्रशिक्षु योजना की बात की जाए, तमाम ऐसी योजनाएं लाने की कोशिश हुई थी जिसके जरिए युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजी रोजगार हासिल हो सके। तो इस पर भी हमें लगता है कि विस्तार देने की कोशिश होगी, हालांकि एक चुनौती निश्चित तौर पर है। और हाँ, तीसरा मैं किसान की बात कर लूँ। किसान चूँकि लगातार आंदोलनरत हैं और तमाम एमएसएमई के मांग को लेकर के वो आंदोलन कर रहे हैं, ऐसे में किसानों को भी बहुत ज़्यादा इसमें डोरे डालने की कोशिश होगी इस बजट में, ऐसा मेरा अनुमान है। अवस्थापना को लेकर के योगी सरकार लगातार आगे बढ़ रही है क्योंकि केंद्र सरकार का भरपूर सहयोग मिल रहा है, चाहे वो एक्सप्रेसवे से लेकर के डिफेंस कॉरिडोर तक की बात कर ली जाए। ये सब ड्रीम प्रोजेक्ट है भारत सरकार का और उसमें भरपूर धन जो है केंद्र से प्रदेश सरकार को मिल रहा है और एक बड़ा रोजी रोजगार का जरिया भी ये खड़ा हो रहा है। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें होंगी मुस्कान, जो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर इस बजट में सुरेश खन्ना के पिटारे से निकलने वाली है। जी बिल्कुल संजय जी, यानी माना जाए कि पूरी 80 सीटों को साधने वाला ये बजट होगा। बहरहाल पवन धवन साहब भी इकोनॉमिस्ट के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं। देखिए पवन धवन साहब, जब पिछली बार बजट आया था तो ये कहा गया था कि केंद्र सरकार का पूरा समर्थन यूपी को मिला है, लेकिन इस बार तो केंद्र की तरफ से अंतरिम बजट आया है। क्या इस बार यूपी के इस बजट में अंतरिम बजट की कुछ झलकियां देखने को मिल सकती हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो अंतरिम बजट दे। और नेचुरली जो केंद्र की व्यू और विजन है, जैसा कहा जाता है कि ये डबल इंजन की सरकार है, तो वो व्यू और विजन तो उत्तर प्रदेश की सरकार के इस बजट में जरूर मिलेगा। और लेकिन एक बात जो केंद्र के बजट में भी थी और वो इस बजट में भी शायद मुझको जरूर नजर आएगी कि जो ये आपने अभी बात कही थी कि लोक लुभावनी बजट, तो शायद मुझको लगता है कि सरकार और जो पार्टी इस वक्त गवर्नेंस में है, उसने ये समझ लिया है कि शायद मैं लोक लुभावने बजट से ज्यादा अपनी इफेक्टिव डिलीवरीज अगर करूंगा तो मैं अपने वोटर के ज्यादा करीब हो पाऊंगा। और यही कारण है कि पिछले 7 साल में उत्तर प्रदेश में जो बजट पेश किए गए हैं वो शायद इफेक्टिव डिलीवरी के मैकेनिज्म पे बेस होकर और चीजों को धरातल पे उतारने के लिहाज से किए गए हैं, फ्रीबीज बांटने के लिहाज से नहीं किए गए हैं। इसमें कुछ चीजें जो पिछले 7 साल से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चीजें की गई हैं और जो एक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य किया गया है, हालांकि जब ये लक्ष्य लिया गया था उस वक्त के हिसाब से तकरीबन 30% की जीडीपी ग्रोथ की बात की गई थी, तभी हम 2027 में ये इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही डिफिकल्ट और बहुत ही अग्रेसिव टारगेट उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया। मैं कहता हूं कि लक्ष्य हासिल हो या ना हो, उस वक्त ये 2027 की बात है, लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो एफर्ट्स किए जा रहे हैं, उन एफर्ट्स में बुनियादी ढांचों में जिस तरह से काम किया जा रहा है, उसमें सबसे प्रथम जो है वो डिफेंस कॉरिडोर है। डिफेंस कॉरिडोर और एक्सप्रेसवे जो डेवलप हो रहे हैं, उसके समांतर जो इंडस्ट्रियल बेल्ट्स डेवलप हो रही हैं, वो शायद उत्तर प्रदेश को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में एस्टेब्लिश करने का एक काम चल रहा है। उस काम का रिजल्ट कब आएगा ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन ये एक बहुत सार्थक पहल है। जिस ढंग से हम लोगों ने देखा था कि पिछले कई दशकों से उत्तर प्रदेश का युवा जो है उत्तर प्रदेश के बाहर जॉब करने जाता था, और इसकी सबसे बड़ी त्रासदी हमने कोरोना के समय में ही देखी थी। शायद उस कोरोना के समय की त्रासदी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने, क्योंकि ये देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और अगर हम इसको
वर्ल्ड के लिहाज से देखें तो ये छठा सबसे बड़ा देश भी कहलाएगा आबादी के लिहाज से। तो किसी भी प्रगति में उत्तर प्रदेश की सहभागिता के बिना कुछ संभव नहीं है। तो मुझको लगता है कि ये जो काम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का जो काम सिलसिला शुरू हुआ है, वो उसकी गति तेज हो सकती है, कम धीमी हो सकती है, लेकिन अगर उस डायरेक्शन पे हम चलेंगे तो जो एक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य है वो हम जरूर हासिल करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन अब मैं नितेंद्र यादव जी से एक सवाल करना चाहूंगी। नितेंद्र जी, आप तो मुख्य विपक्षी पार्टी हैं, आज यूपी सरकार एक बड़ा बजट पेश करने वाली है। अटकलें हैं कि पिछली बार से ज्यादा बड़ा बजट होगा, इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा, जिसमें जनता को भरपूर तरीके की सौगातें मिलेंगी, जो कि 2024 में बहुत ज्यादा बीजेपी के लिए फायदेमंद हो भी सकती हैं। ऐसे में क्या लगता है कि इस बजट में क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या कुछ मिलने वाला है, और आपकी सरकार से अपेक्षाएं क्या हैं? जी मुस्कान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी नितेंद्र जी। दृष्टि से ये ज्यादा अधिक होगा। देखिए, ये कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसमें कोई तिलिस्म हो, ये एक वैल्यू एडिशन का सवाल है। यह भारत सरकार के जो सांख्यिकीय आंकड़े हैं उनके अनुसार जो एक रिपोर्ट है उसके आधार पर प्रत्येक 20 वर्ष में रुपए की जो वैल्यूएशन होती है वो 10 गुने होती है। जैसा आपको बताऊं कि जो 1920 में 1 रुपए की वैल्यू हुआ करती थी, वो 1940 में 10 रुपए की वैल्यू हो गई, वही 1960 में 100 रुपए की वैल्यू हो गई, वही 1980 में 1000 रुपए की वैल्यू हो गई, वही 2000 में 10,000 रुपए की वैल्यू हो गई, वही 2020 में 1 लाख रुपए की। जो 1920 में 1 रुपए की वैल्यू होती थी वो 2020 में 1 लाख रुपए की वैल्यू होती है। इसी रेशियो में प्रतिवर्ष बढ़ती है चीजें। तो हम ये पिछला जो बजट था उससे निश्चित रूप से बढ़ के आएगा, कोई शंका नहीं, चूंकि ये वैल्यू एडिशन का मामला है, रुपए की वैल्यू घटती है तो चीजें क्या है, क्योंकि भाई आप मुख्य विपक्षी पार्टी है ना। मैं बिल्कुल मुस्कान, मुझे कंप्लीट करने, मैं उसी पे आ रहा हूं। देखिए, अभी तक क्या होता था कि सदन में जब भी कोई बजट पेश किया जाता था तो सदन के सदस्यों को एक दिन पहले उसकी कॉपियां उपलब्ध कराई जाती थी, लोग पढ़ेंगे और सदन में चर्चा करेंगे। आज स्थिति क्या है कि सब कुछ पिटारे में बंद है। आज अनुमान है सिर्फ कि वो क्या करेंगे। अभी बजट आने दीजिए, इसके बाद हम लोगों की प्रतिक्रिया सही मायने में आएगी। अभी अनुमानता कुछ नहीं। हम लोग ये चाहते हैं, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राम राज्य की बात कर रही, तो राम राज्य का सीधा सीधा फार्मूला था कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। तो राम राज्य में लोगों को शारीरिक मानसिक और आर्थिक रूप से सुख मिलने चाहिए, लोगों के गरीबी समाप्त होनी चाहिए, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार अभी तक गरीबी हटाओ का, बेरोजगारी हटाओ का नारा देकर के आई, लेकिन वास्तव में गरीबी नहीं हटाई गई, गरीबों को जरूर हटाया गया है। छुट्टा जानवरों की बात हमारे मित्र कर रहे थे। निश्चित रूप से ये सरकार छुट्टा जानवरों के लिए कितना ही बड़ा बजट लेकर के क्यों ना ही हो, लेकिन आज सड़कों में प्रतिदिन हादसे हो रहे हैं और डेली खुलेआम सारे चैनलों में दिखाया जा सकता है। तमाम सीसीटीवी कैमरे में फुटेज आ जाती है। हम लोग अभी एक दिन लखनऊ से लौट रहे थे, मेरे सामने की घटना है, एक सांड दौड़ा और सीधे सीधे उसने एक स्कूटर से, मोटरसाइकिल से लोग जा रहे थे, उनके ऊपर कूदा, वो सीधे ट्रक नीचे चले गए। ऐसी बहुत सारी घटनाएं डेली होती हैं। दूसरा, हमारे एक साथी अभी कह रहे थे उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर को, यह सौभाग्य की बात है कि मैं चूंकि उसी गांव से आता हूं जिस क्षेत्र में वो डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। पिछले 7 वर्षों में मित्र, मैं आपको बताऊं कि डिफेंस कॉरिडोर का अभी तक जो है बाउंड्री वाल के निर्माण का काम चल रहा है। अभी बाउंड्री वाल कंप्लीट नहीं हुई है। भविष्य में क्या होगा, अभी क्या बनेगा, वो तो भविष्य के गर्त में। अभी तक ओनली बाउंड्री वाल भी कंप्लीट नहीं हुई है। मैं चूंकि लाइव, मेरा गांव गोपालपुर है, साड़ गोपालपुर जिसको कहा जाता है, वो साड़ का डिफेंस कॉरिडोर है। मैं उसी गांव से आता हूं, इसलिए मैं आपको जमीनी हकीकत बता रहा हूं कि वो अभी तक उसमें कोई प्रगति नहीं हुई है। हो जाए बहुत अच्छी बात है। मैं सिर्फ ये उम्मीद कर सकता हूं मुस्कान जी सरकार से कि चूंकि सरकार राम राज्य की बात करती है तो निश्चित रूप से राम राज्य में जो परिकल्पना थी कि आम, जो जिसका भारतीय जनता पार्टी का अंत्योदय की बात करते हैं, निचले से निचले तबके के लोगों को राहत मिलने की बात हो, तो भारतीय जनता पार्टी से यही उम्मीद है कि चूंकि आप चुनाव की दृष्टि से भले देखें जी, लेकिन मौजूदा समय में
आम जनता, आम किसान, आम छात्र, नौजवान, गरीब, इसको राहत देने का काम इस बजट में होना चाहिए। बाकी की जो प्रतिक्रियाएं होंगी, बजट आए, पेश हो, उसको पढ़ा जाए, देखा जाए, उसके बाद ही सही मायने में कोई प्रतिक्रिया दी जा सकती। हम लोग अनुमानता और कल्पना कर सकते हैं, तो हमसे बिल्कुल। अच्छी कल्पना करना चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए, अच्छा इसको नितिन राजनीतिक सिंह जी, दृष्टिकोण बस से न आपकी देख बातों करके। से मैंने एक जो मोटा मोटा कंक्लूजन ये निकाला कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि बजट तो बहुत बड़ा आता है लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन सरकार नहीं कर पाती है। जी जी। बिल्कुल। संतोष दुबे जी, पिछली बार भी इतना बड़ा बजट लाए, इस बार भी उससे बड़ा बजट होगा, लेकिन साफ तौर पर आरोप तो बड़े हैं भाई कि आप बजट तो बहुत बड़ा ला रहे हैं लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं रहा है। सड़कों पर छुट्टा जानवर घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि डिफेंस कॉरिडोर जो कि उनके गांव में बन रहा है, उसकी तो अभी तक बाउंड्री वॉल ही नहीं बन पाई है। मुस्कान जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से सरकार कार्य कर रही है और सरकार का जो उद्देश्य है, गरीब तबके को लेकर, मजदूरों को लेकर, बेरोजगारों को लेकर, महिलाओं को लेकर, इन सारी व्यवस्थाओं को लेकर जिस तरीके से सरकार आगे बढ़ रही है, निश्चित ही सरकार एक अच्छा बजट लाने का प्रयास करेगी। और इस बजट में भी लोगों को बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारी जो है रोजमर्रा की जो चीजें हैं उसमें रियायत होगी, बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि कॉरिडोर नहीं बना है, कॉरिडोर की शुरुआत हुई है, कॉरिडोर बन रहा है और एक बड़ी सोच के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। जिस तरीके से हमने एक्सप्रेसवे का डेवलपमेंट और उस एक्सप्रेसवे के अगल बगल जो है जिस तरीके से एक सरकार का खाका है कि वहां पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को लाया जाएगा जो उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनसे जो है समझौते हुए हैं, जिनसे जो है बातचीत चल रही है, बहुत सारी चीजें धरातल पे उतरने का कार्य कर रही हैं। तो इंतजार करिए, चीजें अच्छी होंगी और ये प्रदेश उत्तर प्रदेश बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है और निरंतर के लिए सरकार कार्य कर रही है। और सरकार की जो मंशा है वो सीधे सीधे ये है कि यहाँ पे हर व्यक्ति खुशहाल हो, चाहे नौजवान हो, बेरोजगार हो, गरीब तबके का व्यक्ति हो। और हमारा देखिए जिस तरीके से लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को मकान देने का काम किया, जिस तरीके से जो है हेल्थ कार्ड बनाने का काम किया, तो ये सब गरीबों के लिए ही है। शायद विपक्ष के लोग अस्पतालों का दौरा नहीं करते, उन गरीब बस्तियों में नहीं जाते, अगर जाते तो वहां से जो आवाज आ रही है उसको सुनने का प्रयास करते कि वहां के लोग क्या कह रहे हैं। वहां के लोगों का सीधे सीधे कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में जितनी खुशहाली हमको मिल रही है शायद किसी सरकार में ना मिले। ठीक है कि आपकी सरकार में खुशहाली दी गई है, लेकिन इस बार का बजट कितना बड़ा होने वाला है, क्या कहा जाए संभावित बजट को लेके? क्योंकि भाई आप ही के सरकार के द्वारा ये बजट पेश किया जाएगा, क्या अलग होगा पिछली बार की बजट से इस बार के बजट? हम सभी लोग बजट का इंतजार कर रहे हैं। बजट आने दीजिए, देखा जाएगा उसमें क्या है, कैसी चीजें हैं, सबको दिखेगा। ठीक है, चलिए 11 बजे तक का इंतजार करते हैं। फिलहाल हम लगातार संभावित बजट पर संजय जी चर्चा कर रहे हैं। पिछली बार इस बात का जिक्र मैंने पहले भी किया कि पिछली बार तो केंद्र सरकार का भरपूर समर्थन मिला था योगी सरकार को, तब जाके तमाम तरीके की योजनाओं को धरातल पर उतारा गया था। लेकिन इस बार अंतरिम बजट में कोई बहुत बड़ा ऐलान नहीं किया गया है। अब क्या इस नए बजट के जरिए बीजेपी की सरकार पर जो प्रेशर बनेगा, इसको कैसे टैकल करेगी योगी आदित्यनाथ की सरकार? क्या आपको नहीं लगता कि अब जब योगी आदित्यनाथ की सरकार पर पूरा दारोमदार आ चुका है बजट का, तो एक बहुत बड़ा प्रेशर होगा? हाँ, देखिए प्रेशर तो हर समय हर सरकार पर रहता है, योगी सरकार पर खास करके रहने वाला है, क्योंकि पिछला जो बजट था, जो जंबो बजट इन्होंने सदन में पेश किया था, भारी भरकम योजनाओं का उन्होंने उसमें एक तरह से कहा जाए जखीरा पेश किया था जनता के सामने। और हमें लगता है कि उसमें बहुत हद तक ये कामयाब भी होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद काफ़ी सख्ती से योजनाओं परियोजनाओं का वो समीक्षा करते हैं, उसका गहन मंथन करते हैं। विपक्षी दलों के तमाम तरह के सवाल भी हैं, जैसे मैं बताना चाहूँगा युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने के लिए 3600 करोड़ रुपए का प्रावधान पिछले बजट में देखने को मिला था। तो ये सवाल उठता है विपक्षी दलों की ओर से कि क्या इतने पैसे से ये पूरा टैबलेट और स्मार्टफोन बच गया? स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 7200 स्टार्टअप की शुरुआत यूपी में की गई थी पिछले बजट में, जो दावा किया गया था। आईटी स्टार्टअप नीति के लिए 60 करोड़, कौशल विकास के लिए 12 लाख ट्रेनिंग और 4.88 युवाओं को रोजगार देने की गारंटी थी। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो विरोधी दल मंच पर उठाते रहते हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि सरकार चलिए बेहतर पहल तो कर रही है,
एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए योगी सरकार पहल कर रही है। हालांकि मैं इसमें दो राय नहीं है मुस्कान की, मैं ये बोलना चाहूँगा कि योगी सरकार ने पहली बार ये पहल की थी अलग अलग नीतियाँ बनाने की, चाहे वो फिल्म नीति की बात की जाए या वस्त्र उद्योग नीति की बात की जाए, पर्यटन नीति की बात की जाए, उसको काफ़ी संशोधित करने का योगी सरकार ने प्रयास किया और उसको लगातार गति भी दे रहे हैं। और संभवतः यही वजह है कि आप देखेंगे एक नया रिकॉर्ड, नया कीर्तिमान बन रहा है। धार्मिक पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, चाहे वो वाराणसी की बात कर ली जाए, हाल फिलहाल में जो अयोध्या में राम मंदिर का लोकार्पण हुआ है, वहाँ पर रामलला विराजे हैं, तो उसके बाद से लगातार वहाँ की इकोनॉमी को बूम मिल रहा है। हर दिन आप खबर पढ़ती होंगे कि किस तरह से 27 लाख लोग अभी तक अयोध्या पहुँच चुके हैं पूरे देश भर से, और वहाँ पर करीब 35 करोड़ से ज़्यादा का अभी रेवेन्यू जनरेट हो चुका है स्थानीय लोगों के हिसाब से, खान पान से लेके बहुत सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो एक बेहतर पहल तो किया ही गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सरकार को इस बजट में निश्चित तौर पर ये देखना पड़ेगा, क्योंकि 2024 का चुनाव है, क्या होता है कोई नहीं जानता है। लोकतंत्र में यह कह पाना बहुत मुश्किल होता है कि मोदी जी फिर वापस आ रहे हैं, या हो सकता है कि कोई और विकल्प केंद्र में देखने को मिले। तो इन सब के बीच योगी सरकार के सामने ये चुनौती तो निश्चित तौर पर होगी कि जो जंबो बजट आज वो जनता के सामने पेश करने वाले हैं, उससे वो कैसे जनता के बीच में इम्प्लीमेंट करा के देते हैं। हालांकि बहुत सारी पहल की गई है लगातार, हमें लगता है कि ये ऐसे एकमात्र मुख्यमंत्री होंगे जो लगातार समीक्षा बैठकों के लिए दौरा करते हैं, विकास योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करते हैं। तो ये एक कहीं ना कहीं जनता के बीच में मैसेज निश्चित तौर पर जा रहा है कि शायद उनके लिए काम हो रहा है। लेकिन अभी फिलहाल जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं या 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की जा रही है यूपी सरकार की ओर से, निश्चित तौर पर प्रयास आज होगा तो परिणाम कल आएंगे, चाहे सरकार जिसकी भी हो। लेकिन उस प्रयास में कहीं से भी कमी देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि आप जानती हैं कि किसी भी सरकार के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण जो वक्त होता है वो होता है शासन तंत्र को नियंत्रित करना, अधिकारियों पर किस तरह से वो नकेल कस पाते हैं, कैसे उन योजनाओं को जमीन पर उतरवाने में वो कामयाब होते हैं। तो ये चुनौतियां तो हर सरकार में रही है, चाहे वो समाजवादी सरकार रही हो या बीएसपी की सरकार रही हो केंद्र प्रदेश में, या फिर मौजूदा योगी सरकार रही हो। तो ये सब चुनौतियाँ हैं। राजस्व को लेकर के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव का लगातार समीक्षा आप देखती हैं मुस्कान, किस तरह से होता है कि राजस्व प्राप्ति में लगातार बढ़ोतरी करने का वो जो लक्ष्य देते हैं, उस पर अगर कोई भी सरकार वाकई अमल में कर ले आती है तो निश्चित तौर पर एक रेवेन्यू पार्ट मीट आउट करने में वो कामयाब होती है। रही बात योजनाओं की, तो अब तो देखने वाली बात होगी। 35 या 40 मिनट का समय बचा है, सुरेश खन्ना जी अपना पिटारा खोलने वाले हैं और उसमें क्या कुछ निकल करके आता है। लेकिन मैं फिर एक बार कहूँगा कि सरकार में का जो बजट आने वाला है उसमें कहीं ना कहीं युवा, किसान, महिला और इंफ्रास्ट्रक्चर, इन 3 चीज़ों पर जोर देता हुआ आपको ये बजट देखने को मिलेगा। क्योंकि जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, डिफेंस कॉरिडोर में 6 नोट्स हैं, 3 नोट्स में काम शुरू हो चुका है। अभी एक समाजवादी पार्टी के नेता बता रहे थे कि वहाँ भाई बाउंड्री वाल बन रहा है, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। ऊर्जा के क्षेत्र में जिस तरह से बुंदेलखंड को सबसे बड़ा सोलर पावर एनर्जी सेंटर बनाने की कवायद चल रही है, उसका परिणाम धीरे धीरे आने लगेगा मुस्कान, और हमें लगता है कि यही रोजी रोजगार के सृजन का एक अस्थायी जरिया बनता है और इस पर सरकार काम कर रही है। हालांकि परिणाम क्या आता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन निश्चित तौर पर एक कोशिश तो कहा जाएगा कि सकारात्मक पहल शुरू हो चुकी है। अच्छा पवन धवन साहब जी, लगातार एक बात कही जाती है जो बीजेपी के नेता डेटा के जरिए दिखाते हैं कि हमारे शासनकाल में महंगाई बहुत कम हुई है, लेकिन विपक्षी दल लगातार ये भी आरोप लगाते हैं कि जो महंगाई है वो बीजेपी के शासनकाल में एकदम चरम पर पहुंच गई है। तो ये दोनों बातें आखिर जनता समझे कैसे कि आखिर महंगाई की जो स्तर है वो कैसे, और उसको कंट्रोल करना कितना बड़ा चैलेंज है? पूरा ग्लोबल सिनेरियो देखें तो कोरोना के बाद से जो अक्रॉस द वर्ल्ड हमने महंगाई की मार देखी थी, तो उससे हमारा देश भी अछूता नहीं रहा था। बिल्कुल। और उस दौर के में जो भी जैसे क्रूड का भी प्राइस एक टाइम पे लगातार काफी फ्लक्चुएट हो रहा था, बढ़ रहा था, लेकिन अब पिछले कुछ समय से क्रूड के प्राइसेस में स्टेबिलिटी है। तो हम मेजर इंपोर्टर क्रूड के रहे हैं अब तक, और शायद क्रूड के प्राइसेस के वेरिएशन से हमारी इकोनॉमी काफी एडवर्सली अफेक्ट करती रही है। इसके साथ साथ जो जैसे ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कोई भी टर्बुलेंसेस आती हैं, वो टर्बुलेंसेस हमारे रुपये को कमजोर करती हैं। जैसे पीछे आपने देखा कि रशिया
ये अभी नया जो ये युद्ध की कहानियां शुरू हुई, जो पूरे ये इस्लामिक कंट्रीज के अराउंड इराक और इन सब जगह जो फॉर ये टर्बुलेंसेस है वॉर की, तो इन सब से हमारी जो एक्टिविटीज है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स की एक्टिविटी है, हमारा जो आवागमन है वो कहीं ना कहीं बाधित होता है और उससे हमारी कॉस्ट में एक इजाफा हो जाता है जो अल्टीमेटली हमको ये महंगाई की तरफ ले जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद हमने ये देखा है कि हम अपनी जो सरकार ने अपनी ग्रोथ रेट को प्रोजेक्ट रेट को वो लगातार हासिल कर रही है। हालांकि इसमें कई विपक्षी दलों का कहना यह है कि 7% की जीडीपी ग्रोथ जो है वो कांग्रेस के रिजीम में और पहले के रिजीम में 10% की भी रही है, 12% की रही है। कोई भी ग्रोथ रेट को आइसोलेशन में देखना उचित नहीं होगा। आज अगर हम 7% की जीडीपी ग्रोथ कर रहे हैं तो उसमें जो निकल के आ रहा है कि हम विश्व की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। ये शायद हमको एक लीडर बनाती है। चाइना का 80 के दशक में हमने जो हाल देखा था, जिस ढंग से रैपिड डेवलपमेंट हुआ था, रैपिड ग्रोथ हुई थी, आज वो चाइना कहीं ना कहीं पीछे हटता दिख रहा है और उसकी जगह अब हिंदुस्तान ले रहा है। तो हमारी ग्रोथ 7% की जरूर है, 7.5% आगे का लक्ष्य भी है, लेकिन हम लगातार फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का स्टेज हमने हासिल किया हुआ है। उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में हम आपसे कुछ और कहना चाहेंगे कि जैसे हमारे संवाददाता जो पत्रकार महोदय थे वो कह रहे थे कि ये इन योजनाओं में मतलब अलग अलग पॉकेट्स में सरकार ने कुछ एलोकेशंस किए थे और उनका क्या हुआ वो धरातल पे नहीं दिख रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश जो है पिछले 30 साल के मजबूरी से बाहर निकला है। हम और किसी भी क्षेत्र उसमें जाते हैं, प्रदेश में जाते हैं, तो वहां के लोगों की जो सिविक सेंसेस हैं, लोगों का कमिटमेंट है, वो एक अलग स्तर का है। यूपी में अभी जन जागरण अभियान करने की जरूरत है जिससे कि लोगों में सिविक सेंसेस और अकाउंटेबिलिटी की बात डेवलप हो। जो ब्यूरोक्रेटिक इंटरवेंशंस होते हैं, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स है, आज भी वो हमारे प्रदेश में हावी है कि उनका पूरा प्रयास, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो चाहे नीचे नौकरशाही हो, उनका ये पूरा प्रयास रहता है कि ये काम ना हो पाए। एक पॉजिटिव डेवलपमेंट उन एम्प्लॉइज को, उन सरकारी कर्मचारियों को जो कि सरकार की नीतियों को आगे लेकर आते हैं, उनमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड के डेवलप होने की जरूरत है। मुझको लगता है कि हमारे जो उत्तर प्रदेश सरकार है इस लिहाज में भी काफी काम कर रही है। और दूसरा जो एक बस मैं अपनी बात और कहूंगा कि एक जो रिलीजियस टूरिज्म की बात है, इसका उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में आगे आने वाले दशकों तक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ना है। जब 2019 में ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट रामलला मंदिर के लिए आया था, उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि ये केवल एक राम भक्त और रामलला की जीत नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश की जीत है और इकोनॉमिकली ये उत्तर प्रदेश को एक सुपर पावर बनाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश रिलीजियस टूरिज्म में वर्ल्ड नंबर 1 का स्थान ग्रहण करेगा और यहाँ पे आने वाले लोगों का इस ढंग से तांता बनेगा कि जिस ढंग से हर छोटे छोटे शहरों में जिस ढंग से इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, उत्तर प्रदेश सरकार को उन छोटे शहरों को डेवलप, जैसे नीमसार जैसा शहर है, छोटी सी जगह है, लेकिन जो रिलीजियस टूरिज्म की जो एक खाका योगी सरकार ने खींचा है, उसमें नीमसार का भी एक बहुत बड़ा महत्व है। तो वहां पे भी बहुत बड़ी आवश्यकता आएगी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। ठीक है,
बिल्कुल, यानी कि ये एक मोटे तौर पर माना जाए कि पर्यटन के लिहाज से लगातार यूपी सरकार बजट को बढ़ा रही है और काम भी हो रहा है। लेकिन अब बीजेपी नेता से सवाल पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि बजट पेश होने से पहले अखिलेश यादव ने एक्स पर ट्वीट किया है और लगातार वो हमलावर हैं। अखिलेश यादव यह आरोप लगा रहे हैं कि यूपी का बजट चाहे 7 लाख करोड़ का हो या 8 लाख करोड़ का हो, सवाल यही है कि 90% जनता के लिए मतलब पीडीए के लिए उसमें क्या है। भाजपा की नीति आम जनता विरोधी है, वो सिर्फ 10% लोगों के लिए बजट लाती है और 90% बजट रखती है, और सिर्फ 90% जो बजट है वो नाम मात्र पर होता है बीजेपी का। आरोपों पर जवाब संतोष जी। संतोष जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? मैं अपनी टीम से बोलूंगी जी। संतोष जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? कनेक्शन कट गया। ठीक है, संतोष जी से दोबारा संपर्क स्थापित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन नितेंद्र सिंह यादव जी, बहुत बड़े आरोप अखिलेश यादव ने एक्स पर लगाए हैं, शायद आपने वो ट्वीट देख भी लिया होगा। इतने बड़े आरोपों के पीछे आखिर आधार क्या है भाई? मतलब इतने बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं कि सिर्फ ये बजट है, ये 10% संपन्न लोगों के लिए है, आधार क्या है? मुस्कान जी, देखिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, जो सच्चाई है वो उन्होंने लिखी है। इसका मैं उदाहरण आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। अभी आपके सलाहकार संपादक संजय जी ने एक बात कही थी, उसमें एक आंकड़ा रखा था सरकार की तरफ से, जो सरकार बताती वो उनका अपना निजी आंकड़ा तो होगा नहीं, अरे तो आपके सलाहकार संपादक है, आंकड़े सरकार जारी करती है। और अभी उन्होंने एक बात, छोटा सा ताजा उदाहरण है अयोध्या का, कि लगभग 27 लाख लोगों ने अब तक दर्शन किए हैं। 27 या 23 जो भी शब्द शायद मुझे कहा था, ठीक से सुनिए, लेकिन अभी 27 या 23 में कोई एक शब्द था, इतने लाख लोग अभी तक अयोध्या में दर्शन कर चुके हैं। मैं मुस्कान जी एक उदाहरण से प्रस्तुत करता हूं कि अगर 1 सेकंड में एक व्यक्ति दर्शन करेगा तो 12 घंटे कंटिन्यू अगर मंदिर में दर्शन करेंगे तो 43,200 सेकंड होते हैं। तो एक दिन में 43,200 लोग से ज्यादा दर्शन नहीं कर सकते। अगर 1 सेकंड में एक आदमी दर्शन करेगा तो, जो संभव नहीं है, कम से कम 15 सेकंड तो लग ही जाता है एक व्यक्ति को कंटिन्यूटी में। तो 10 दिन में लगातार, इधर 22 तारीख से 2 तारीख तक किया जाए तो 43,000 लोग से ज्यादा दर्शन करिए, 3 लाख 4 लाख से लोग तो ज्यादा दर्शन नहीं कर सकते हैं। अगर 15 सेकंड में एक आदमी दर्शन करेगा तो 10,000 लोग पर डे दर्शन कर सकते हैं। तो आज 1 लाख लोग दर्शन कर सकते हैं अब तक। तो यह सीधा उदाहरण हो गया, और 1 लाख को 27 लाख में कन्वर्ट कर दिया गया। यही तरीका है सेम भी भारतीय जनता पार्टी। इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी, इतने ट्रिलियन लोग, अरे भाई कहां से कैसे करते हो? जरा कुछ आंकड़े दिखाते हो कि सच्चाई। ये बस सीधा, सारे लोग यहाँ आपके पैनल में बैठे पढ़े लिखे लोग हैं, और 1 2 3 4 तक तो हमने भी पढ़ाई की होगी। एक आंकड़ा है कि 1 सेकंड में अगर एक व्यक्ति दर्शन करेगा तो एक दिन में 12 घंटे कंटिन्यू मंदिर चलेगा तो 43,200 सेकंड होते हैं। 43,200 से ज्यादा लोग दर्शन नहीं कर सकते, और 10 दिन में 4,32,000 लोग दर्शन कर सकते हैं। तो ये इसका सीधा फार्मूला है। यही तरीका भारतीय जनता पार्टी अपनाती है कि झूठे आंकड़े प्रस्तुत करती है और लोगों को। अभी आपने पिछले कृषि विश्वविद्यालय की बात हुई थी बजट में, मैं पूछना चाहता हूं कृषि विश्वविद्यालय कहां पर है, किस जगह पे बन गया? तो ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ पेपर में आंकड़े लेकर के आती है, और वो सच कहा गया है कि 10% लोग, और 10% भी नहीं, उनमें भी जो शोषित पीड़ित कमजोर लोग हैं वो लोग भी वंचित रह जाते हैं। चंद पूंजीपति इसका लाभ लेते हैं। फर्जी एमओयू, अभी हमारे साथी एक कह रहे थे कि बहुत बड़े बड़े एमओयू साइन हुए, बड़े बड़े आपने उद्योगपतियों के सम्मेलन बुलाए। मैं पूछना चाहता हूं कि जो एमओयू साइन हुए थे वो एक नाम बताइए कि वो एक फैक्ट्री, वो एक इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में लग गई और यहां पर उस पर काम चालू हो गया है। तो क्यों झूठे आंकड़ों पर सरकार चलाते हैं? तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जनता को गुमराह करना चाहती, गरीबों को, शोषितों को, पीड़ितों को, वंचितों को हमेशा की तरीके, जो सामंतवादी सोचती कि इनको वंचित ही रखना है, पूंजी को चंद हाथों में देना है और चंद पूंजीपतियों को बढ़ाना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की ही सरकार है। उनका एजेंडा सिर्फ पूंजीपतियों के लिए रहता है। जी मुस्कान जी, जवाब लेंगे, लेकिन हमारे साथ समाज सेवी के तौर पर विद्या गौतम जी भी जुड़ी हैं। देखिए, बतौर समाज सेवी आपने हर एक वर्ग को बहुत करीब से देखा होगा। इस संभावित बजट से आपको क्या उम्मीदें हैं, क्या मिलने वाला है सबसे ज्यादा महिलाओं को, चूंकि आप एक महिला भी हैं? जैसे कि हम लोग लगातार देख रहे बजट पे
पे और पूरी मीडिया में हम लोग देख रहे हैं, ये बजट मैंने पहले भी कहा था कि ये बजट सिर्फ चुनाव से पहले खाना पूर्ति करी गई है, इसके सिवा और कुछ भी यही दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा एक बजट में ये सहूलियत दी गई कि सर्वाइकल कैंसर को लेकर, महिलाओं को लेकर के, कुछ लखपति बहनों को लेकर के भी इस तरह की चीजें आई। लेकिन मैं हर बार एक ही बात कह रही हूँ कि वो जो बजट आया है क्या वो पहले से लगाया जाएगा, या पहले जो बजट आए हैं क्या उसको जमीनी रूप अब तक दिया गया है। और जैसे आपने कहा कि हम लोग जमीनी स्तर पे काम करते, हर जाति वर्ग के लोगों के बीच में रहते हैं, तो हर जाति वर्ग में सबसे बड़ी बात है बजट का जो इंतजार किसी को रहता है, या बजट की जो उम्मीदें रहती है महिला को ही रहती है, क्योंकि महिला पूरे घर की धुरी होती है, उसे महंगाई, राशन पानी, ये सारी व्यवस्थाओं को उसे देखना होता, करना होता। आज देख लीजिए गैस सिलेंडर कितना महंगा, महंगाई की दर, दालें लोग खाने के लिए तरस रहे, दालों के ये रेट बढ़ गए हैं, और आटा का भाव देख लीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि इन सारी चीजों को देखते हुए भी, महंगाई की दर इतनी ऊंची होने के बावजूद भी सरकार कह रही है कि हम विकसित भारत बनने जा रहे हैं, हम बहुत आगे जा रहे हैं, हमारी इकोनॉमी बहुत आगे जा रही है। अगर इतनी ज्यादा इकोनॉमी आगे जा रही है तो इतने सारे लोगों को, करोड़ों लोगों को राशन मुफ्त में देने की क्या जरूरत? अगर बहुत ज्यादा इकोनॉमी हमारी आगे जा रही है, मिलियन में, ट्रिलियन में जा रही है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि राशन के जो राशन लोग ले रहे हैं, तो वो अगर बहुत ज्यादा आगे जा रही तो राशन क्यों ले रहे हैं? वो अपना कम से, अरे सोचिए जिस देश में लोग पेट भर रहे हैं और उनको आप 2 किलो 3 किलो राशन दे करके उनका पेट पाल रहे हो, और आप कह रहे हो कि हम बहुत ज्यादा आगे जा रहे हैं, और बजट में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि महंगाई को लेकर के कोई निजात दी गई हो। तो मुझे तो लगता है कि बजट अभी पूरी तरीके से एक जनहितों के लिए अभी पूरी तरीके से वो सहूलियत भरा बजट नहीं दिख रहा है। लेकिन आज विद्या जी शायद आप थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई कि आज यूपी सरकार अपना बजट ला रही है। जो इस बजट का आप जिक्र कर रही हैं, ये केंद्र सरकार का अंतरिम बजट था। जी जी, वो केंद्र का अंतरिम बजट। बिल्कुल। आज मैंने जो आपसे सवाल किया वो सवाल ये था कि आज यूपी सरकार बजट ला रही है, उम्मीदें क्या हैं? यूपी सरकार बजट ला रही है क्योंकि यूपी भारत का सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ पे बहुत बड़ी एक आबादी रहती है और हर जाति वर्ग की आबादी रहती है। तो इसमें जो देखना ये है कि हम तो कम से कम केंद्र का बजट तो पास हो गया, कम से कम यूपी की राज्य की जनता को थोड़ा बहुत और अच्छी सहूलतें मिले और खासकर महिलाओं को मिले। तो उम्मीद अभी यही लगाई जा रही है कि बजट बेहतर होगा और बहुत सारे लोगों को महंगाई से निजात मिलेगी। हम सिर्फ इतना कहना चाहते कि जो बेसिक नीड है जनता की, रोटी, कपड़ा, मकान, कम से कम इन मूलभूत सुविधाओं को लेकर के अगर बजट लाया जाए तो निश्चित रूप से फिर हम एक उम्मीद कर सकते हैं कि बजट में कुछ आश्वासन या कुछ ऐसी चीजें आई हैं। बिल्कुल ठीक है। अब बीजेपी नेता का रुख करेंगे। मैं पहले उनसे जानना चाहूंगी क्या वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं? जी, संतोष दुबे जी, अभी तो बजट पेश भी नहीं हुआ है, तकरीबन 15 मिनट का समय मेरे मुताबिक और शेष है, लेकिन अखिलेश यादव लगातार एक्स पर हमलावर हैं। वो यही कह रहे हैं कि ये जो बजट यूपी सरकार ला रही है ये महज 10% समृद्ध लोगों के लिए लाया जा रहा है, पीडीए के लिए तो कभी कुछ किया ही नहीं बीजेपी ने। अखिलेश यादव के बारे में क्या कहा जाए? अखिलेश यादव दिग्भ्रमित हैं और इतना ही नहीं, वो जनता को बताते हैं कि जनता को देखा जाए कायदे से तो अखिलेश यादव स्वयं जो है दिग्भ्रमित है और उनको ये नहीं पता लगता कि सत्ता जब से गई है वो अभी भी अपने को मुख्यमंत्री ही समझते हैं। जब से सत्ता उनकी चली गई है तब से मुख्यमंत्री समझते हैं, उनको ये लगता है कि सरकार मैं ही चला रहा हूँ। हकीकत ये है जब वो जमीन हकीकत पे उतरेंगे और जाएंगे देखेंगे तो उनको लगेगा कि बजट किसके लिए है और किन लोगों के लिए सरकार कार्य कर रही है। जो ऊंचे तबके के लोग हैं वो तो अपना काम कर ही रहे, लेकिन निचले तबके के लिए जो सरकार ने काम किया उनको सुबह सुबह हॉस्पिटल में जाना चाहिए, सुबह सुबह जो है सब्जी मंडी में जाना चाहिए, सुबह सुबह और जगहों पे जाना चाहिए जहाँ पे सरकार का जो धरातल पे जो कार्य चल रहा है उसको देखें। अगर वो अस्पताल गए होते 8 बजे तो उनको पता लगता कि सरकार ने किन के लिए काम किया है, किनकी लाइनें लगी हैं वहाँ, किन लोगों को जो सुविधाएं प्रदान हो रही है। लेकिन ये देखने का काम अखिलेश यादव को, अखिलेश यादव इसी कमरे में बैठकर सरकार को कोसने का काम करते और यही काम इनके पार्टी के लोग करते हैं। अरे भाई ठीक है, सरकार अच्छा कार्य कर रही है तो उसकी जो है कम से कम अगर आप अच्छाई नहीं बता सकते तो उसकी बुराई करने का काम मत करिए, सहयोग करना सीखिए, तो आपको चुनेगी। और उस चीज पे ये काम नहीं करते हैं, इनका हर काम में सरकार को जो है यही बताना कि सरकार गलत काम कर रही है। अभी हमारे मित्र कह रहे थे समाजवादी पार्टी के अयोध्या में दर्शन जो है 4 लाख लोगों ने किया। मैं इनसे कहता हूँ कि कम से कम गिनती आप करने के लिए वहाँ कोई अपना प्रतिनिधि भेज दो, वो देखेगा कि वहाँ किस तरीके से जो है जनता जो है दर्शन करने के लिए आ रही, कहाँ से लोग आ रहे हैं। 4-4 दिन 10-10 दिन पहले से लोग वहाँ पड़े हुए हैं। तो अगर
सरकार की हर चीज गलत दिख रही है, आपकी आंखों पे पट्टी बंधी है, तो उस पट्टी को खोलने का काम सरकार का नहीं है। सरकार अपना काम कर रही है। सरकार निचले तबके के लोगों को, चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, गरीब हो, मजलूम हो, उनके लिए सरकार कर रही है। अन्न देने का काम कर रही है, उनको भोजन देने का काम कर रही है, उनको मकान देने का काम कर रही है, उनको सबको का स्वास्थ्य चयन ठीक से करिए देने आप। का काम कर रही हमारी है, आंखों साफ पट्टी सफाई नहीं, की आंख व्यवस्था पे कर आंखों रही में है। अंधभक्ति ये का चश्मा चढ़ा सरकार हुआ का है। दायित्व है। रुकिए, रुकिए, सरकार देवेंद्र अपने सिंह जी, दायित्व आ को रही हूँ, पूरा आ रही कर हूँ, रही उसके है। बाद नहीं आपको नहीं, ये मुस्कान में रुकूंगा किसी नहीं। विपक्ष पहले संजय जी से को जो कहिए है कि अपनी भाषा को खुश ठीक करने का रखिए काम और नहीं कर जरा सकते आगे कि भाई पढ़ आप लिख जाओ करके आए। देखो। मैं अगर पूछना इसको चाहता देखना हूँ हो सरकार हिंदुस्तान के में कामों कौन सी को, पढ़ाई तो पढ़ करके जमीन आए पे हैं? उतर के मैं कह रहा हूँ देखिए। 1 सेकंड से भी कम समय में किसी को दर्शन करा अच्छा, सकते हो ठीक है, क्या? ठीक है, ठीक है, ऐसे चर्चा नहीं। इसके बाद सीधा मैं आपके पास आऊंगी, आप ही के आरोपों पर वो जवाब दे रहे, जवाब तो ले लेते हैं। संतोष दुबे जी, नहीं, जवाब लीजिए, लेकिन उनसे कहिए कि भाषा का ठीक रखें। हम लोग फिर पढ़ाई लिखाई करके बैठते हैं। कि इनको बंधी हुई है। अरे भाई, सरकार की नीतियों को देखो तो जाके, कम से कम जनता के बीच में जाओ और पूछो कि सरकार ने आपके लिए कुछ अच्छा अरे किया है आइए, कि नहीं आप किया है। कानपुर के हॉस्पिटल जनता को जवाब देखिए देगी आकर आपको। के और आप जो सरकारी है आंकड़ा जबरदस्ती आरटीआई डाल टीवी के पे पूछ बैठ लीजिए के कि 1 साल सरकार में की कितने लोगों को नाकामियों को बताने का आपके काम लोगों को करते इलाज मिला जनता के है। बीच में जाओ ना, क्यों नहीं इसी कमरे से बाहर निकलते हो? चुनाव है। आ गया है। अरे अभी इसी तो चलिए, कमरे ठीक है, में ठीक है, सरकार के लोग ठीक बैठे, है। हम लोग जयप्रकाश चुनाव पांडे लड़ जी, रहे पी हैं। प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं। एक ओपनिंग रिमार्क मैं उनसे चाहूंगी। जयप्रकाश पांडे साहब, इस बार के बजट में भी राम राज्य का जिक्र हो गया। भाई, लगातार बात कोई भी हो, नेता जानते हैं कि मुद्दे को मोड़ना कैसे है, उसको प्रभु श्री राम अयोध्या से कैसे जोड़ना है। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर अभी ट्वीट किया थोड़ी देर पहले कि ये पेपरलेस बजट नए उत्तर प्रदेश में राम राज्य की आधारशिला बनेगा। इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? राम राज्य वाला बजट होगा, ये कह रहे हैं। अब राम राज तो निश्चित रूप से राष्ट्रपिता के सपनों का भी भारत था और वो मानते थे कि भारत में जो वेलफेयर स्टेट होगा, गांधी जी कहते थे, वो राम राज होगा। लेकिन अब ये है कि योगी जी का राम राज, चूँकि भगवान राम की कल्पना कबीर की अलग है, गांधी की अलग है और गोडसे की अलग थी। और जहाँ तक ये सवाल है कि ये योगी जी का जो राम राज है और जो उनकी सरकार चल रही है, अब दूसरे कार्यकाल की भी 1 साल पूरा हो गया है, तो उसमें अगर आप देखिए तो निश्चित रूप से इनके ही आंकड़ों को देख लीजिए। अभी हमारे भाजपा के, चूँकि हम देख तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो भी प्रवक्ता मित्र रहे होंगे वो कह रहे थे कि सुबह हॉस्पिटल जाना चाहिए। जहां आपका स्टूडियो है, ये यहाँ से 100 मीटर दूरी पे लोहिया है मित्र, और अगर आके देख लीजिएगा तो रात से ही यहाँ बाराबंकी बहराइच के लोग अपना बैग रख देते हैं। और ये है कि किसी को एडमिट होना तो छोड़िए, डॉक्टर नहीं देख पाते हैं। भारत में उत्तर प्रदेश में जो आंकड़ा इनका सरकारी आया है मुस्कान जी, 1 लाख की आबादी पे 13 बेड उपलब्ध है। और ये बजट में कितना, मतलब अगर देख लीजिए तो आए दिन खबरें आपके चैनल पे, पेपर पे आती रहती, कोई स्ट्रेचर नहीं पाया, कोई मतलब इलाज के बिना तड़प तड़प के अस्पताल के परिसर में जान दे रहे हैं लोग, और ये कह रहे हैं कि राम राज ये है। दूसरी चीज अगर देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन वाला स्टेट है। किसानों की गलती नहीं, 1,77,00,000 किसान परिवार हैं जो 27 रुपया दैनिक आमदनी पे गुजारा कर रहे हैं, फिर भी वो इतना खाद्यान्न पैदा करते हैं जो सरप्लस है। और स्मृति ईरानी जी ने ही सदन में जो बताया कि भारत में सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे भूख से तड़प के अगर मरते हैं तो उत्तर प्रदेश में, मेरा आंकड़ा नहीं है। तो सवाल यह है कि इनको एक चीज में जरूर रामराज आया है। जब ये आए थे इन्होंने ही सदन में बताया है कि 12,000 करोड़ रुपया रेवेन्यू दारू से आता था, आबकारी से, इस समय वो 4 गुना बढ़ा है, 45,000 करोड़। तो रामराज में अगर दूध की नदी नहीं तो हाँ दारू की दरिया अगर बहती है तो मुबारक हो इनको। महिलाओं की सुरक्षा के बारे में कुछ कहना ही नहीं है। जाहिर सी बात है कि रामराज, भगवान राम तो सीता माता की सुरक्षा के लिए इंद्र विजेता रावण को चुनौती दे दिए, और ये हमारी चाहे रेसलर बहनें हो या सेंगर मतलब उन्नाव की बहन हो, हाथरस की बेटी हो, तो अगर आप देखिए कि जो बलात्कार व्यभिचार के तरफदार थे उनकी रक्षा कौन कर रहा था? कौन चिन्मयानंद का मुकदमा लड़ रहा था? कौन ब्रजभूषण सिंह को संरक्षण दे रहा? कौन कुलदीप सेंगर के साथ था? तो जाहिर बात है कि अगर सीता की अग्नि परीक्षा हो तो ये तो सरकार ऐसी है कि उनको जाहिर है कि जौहर की दूसरी आग में झोंक रही हमारी बहन बेटियों को। और बलात्कार के जो व्यभिचारी है वो खुलेआम भाजपा का बैनर लेके घूम रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि अगर दारू की दरिया बहना रामराज है तो भाजपा को मुबारक है। कुपोषित बच्चे मर रहे हो और खाद्यान्न सड़ रहा हो, ये भाजपा ने रामराज कायम किया है। चिकित्सा का आलम यह है कि अगर क्या मतलब मेदांता में कौन जाएगा? 27 रुपया दैनिक आमदनी। एक चीज अंतिम में बता दूं कि ये
इन्वेस्टर समिट, तमाम ड्रामा करते हैं। आज का आंकड़ा इन्हीं का, जर्नल ऑफ माइग्रेशन अफेयर की रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा मित्र। 1,23,00,000 उत्तर प्रदेश के युवा बेचारे ट्रेन में भर भर के मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बंगलुरु, दूसरे शहरों में गए हैं, वहां पैकेज पे नहीं गए हैं, असंगठित सेक्शन में वहां वो ऑटो चला रहे हैं, चक्की चला रहे हैं और जलील हो रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश का तो आलम यह है, कौन सा राम राज्य ला रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि सूचना विभाग का जो बजट आएगा वो स्वास्थ्य से बड़ा आएगा। योगी जी को हर चीज में दिल्ली की योजना, उसी नीति आयोग के नीचे होर्डिंग लगेगी उत्तर प्रदेश नंबर 1, और वही नीति आयोग कहेगा कि गरीबी में, बेरोजगारी में, भूखमरी में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। तो झूठ के प्रपंच के लिए ये चाहे जो करें, उत्तर प्रदेश आज हताश है, निराश है, और निश्चित रूप से आवाम इनसे मुक्ति चाहती है। ठीक है, पवन दान साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए, जयप्रकाश पांडेय जी ने कहा कि यूपी की जनता परेशान है, इनसे छुटकारा पाना चाहती है। क्या कहते हैं आंकड़े, कैसे बदला है यूपी? वाकई बदला है जैसा दावा किया जाता है, या फिर यूपी वही ढर्रे पर चल रही है? आप कैसे देख रहे हैं बदली हुई यूपी को? नहीं, देखिए, ऐसा है, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता तो अलग बात हो सकती है। मैं उस विषय में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन मुख्यतः जो चीजें जो फर्क नजर आ रहा है, जैसे अभी इन्होंने ही कहा कि एक्साइज लिकर से में एक्साइज का रेवेन्यू 4 गुना बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं ये गुड गवर्नेंस की बात हो रही है। आप माइनिंग सेक्टर के रेवेन्यू को गुड गवर्नेंस है। अगर मुझे कृपया बोलने दो। एक सेकंड जयप्रकाश जी, आपने अपनी बात कर ली थी। अगर आप रेवेन्यू की बात करें, माइनिंग सेक्टर में अगर रेवेन्यू की बात करें, जिस ढंग से ऑनलाइन ट्रांसपेरेंट सिस्टम के तहत माइन ब्लॉक्स के ऑक्शंस हुए हैं और जिस ढंग से माइनिंग का काम चल रहा है, जिसमें कि मैं ये नहीं कह सकता कि 100% है, बट एक साइजेबल इंक्रीज और इन रेवेन्यू इन माइनिंग सेक्टर जरूर हुआ है। आपने एक्साइज की बात की, हमने देखा कि पहले जो है चुंगी नाका किस ढंग से ठेकेदारों के चंगुल में रहता था, और जब से ये फास्टैग सिस्टम आया है, गाड़ियों के आवागमन का में जो टैक्स का कलेक्शन है वो पूरा और पूरा सरकार के खाते में जा रहा है। जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन हुआ, उसमें शुरुआत में बहुत सी टीथिंग ट्रबल्स हुई, सही बात है, लेकिन अगर आप वैट के रिजीम और जीएसटी के रिजीम में उत्तर प्रदेश को देखें तो बहुत बड़ा एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है ट्रेड एंड कॉमर्स के सेंस में। लेकिन धवन साहब, मैं यहाँ पे जरा आपको टोकना चाहूंगी। देखिए, जब कोई नया स्टार्टअप शुरू होता है तो जीएसटी उसके लिए बहुत परेशानी बन चुकी है, क्योंकि जीएसटी का प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स है। उस पर सरकार को मेरे मुताबिक काम करने की जरूरत है। स्टार्टअप पे मैं चाहे जीएसटी स्टार्टअप हो, चाहे जो, देखिए, कहीं ना कहीं मैंने आपसे एक बात और कही थी कि सरकार की नीतियां और सरकार की नीतियों का इम्प्लीमेंटेशन हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं, ये उनकी जवाबदेही है, उनकी जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश पिछले 30 साल की मिस गवर्नेंस के रूल में रहा है। इसमें मैं एक उत्तर प्रदेश का नागरिक होने के नाते ये मेरी आवाज है कि उस मिस गवर्नेंस ने एज अ नागरिक हमारे माइंडसेट को भी दूषित किया हुआ है। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन हो, हम सिविक सेंस में रहें, हम सिविक रूल्स को फॉलो करें। लेकिन कहीं ना कहीं जिस ढंग से उत्तर प्रदेश में पिछले शासन हुए हैं, उन शासन ने जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हम सबको मालूम थी, और आज लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है ये हम सब खुद महसूस कर रहे हैं। तो ये एक नैतिकता में भी एक बदलाव आ रहा है, मॉरलिटी में भी एक बदलाव आ रहा है। और अगर वो बदलाव में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है महिला के विरुद्ध अपराध में, के क्रियान्वयन के बात कर रहे हैं भाई साहब, रिजीम में बदला है। अरे कुछ तथ्य पे बोलिए। सरकार की नीतियों के क्रियान्वयन में भाजपा प्रवक्ता बैठे हैं डिफेंड करने के लिए, बिना तथ्य की बातें मत करिए। खैर, ठीक है, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि कब तक आप
अधिकारियों को बोलेंगे कि वो काम ठीक से नहीं करते। भाई सरकार तो बीजेपी की है ना, 5 साल से ज्यादा का समय दे चुकी है, क्योंकि सरकार ने तो महज 5 साल का समय मांगा था, उससे ज्यादा समय जनता दे चुकी है। लेकिन कब तक पल्ला झाड़ेगी सरकार कि हम तो योजनाएं पन्ने पर ला रहे हैं, धरातल पर लागू करना अधिकारियों का काम है। भैया अगर धरातल पर नहीं लागू होगी तो फिर आप कब तक पल्ला झाड़िएगा? भाई जनता को धरातल पर काम देखना है। काम तो हो ही रहा है। देखिए ऐसा है कि आप इस चीज को समझिए, मैंने एक कंपैरेटिव एस्टैब्लिश करने की कोशिश की, चाहे वो गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे तमिलनाडु हो, जो डेवलप्ड स्टेट्स, हमारे जो फास्ट ग्रोइंग स्टेट्स हैं, उनके कंपैरिजन में अगर हम उत्तर प्रदेश को लाते हैं, और आज जब हम सबसे बड़ा प्रदेश होने के नाते अगर हम और हमारी सरकार सबसे फास्ट डेवलपिंग स्टेट बनने की कोशिश में है, तो उसमें हमारे भी योगदान की जरूरत है। मेरा सिंपल कहना इतना है। और उसके साथ साथ जनता जिन लोगों को के ऊपर सरकारी नीतियों के इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी है, उनको भी अपना पूरा सहयोग करना पड़ेगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जयप्रकाश पांडे साहब, जल्दी से अपनी बातों को रखिए। देखिए, बड़ा आश्चर्य ये है कि विशेषज्ञ महोदय बिना तथ्य आंकड़े के जो भी उनकी सहानुभूति हो सकती है भाजपा के प्रति, लाइन ऑर्डर अगर सही है तो मैं कह रहा हूं कि एनसीआरबी की लेटेस्ट रिपोर्ट पढ़ लीजिए। वो सपा या कांग्रेस के मुख्यालय से नहीं निकली है। अगर आप उसे पढ़िएगा तो भ्रम दूर हो जाएगा। चाहे महिलाओं के अपहरण हो, बलात्कार के बाद हत्या हो, या बाल महिलाओं पे अत्याचार हो, सब में नंबर 1 है। संगठित अपराध की भी जो बात आप करते हैं ना, उसमें आपकी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्योंकि उसमें आप जो सत्ता संरक्षित अपराधी हैं वो जिले में समानांतर वैसे ही चला रहे हैं। आप एक पार्टिकुलर जाति, धर्म या राजनीतिक विद्वेष से कार्रवाई कर रहे हैं, उसे लॉ एंड ऑर्डर आपका सही होने वाला नहीं है। जिस ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं तो ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट भी आई, भ्रष्टाचार सूचकांक भी आया, उसे भी पढ़ लीजिए। 8 अंक नीचे लुढ़क गया भारत, और उत्तर प्रदेश की हालत देख लीजिए। तो सवाल यह है कि आप यहां बैठ के कहिए कि नौकरशाह जिम्मेदार है। अरे नौकरशाह डीजीपी हो या मुख्य सचिव हो, कार्यवाहक अधिकारियों के बल पे आप सरकार क्यों ले चल रहे हैं? बिल्कुल जाहिर बात है कि आपके मंसूबों को एक परमानेंट अधिकारी नहीं कामयाब करेगा, तो आप उनके भरोसे ले चल। नौकरशाही को तो आपने राजनीतिकरण कर दिया है, पुलिस आपकी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बन गई है। तो आप इस तरह की बातें करिए। एक भाजपा प्रवक्ता करता तो मुझे अच्छा लगता कि चलिए उनकी मजबूरी है, लेकिन भाजपा की यही आदत है कि वो अपने प्रवक्ताओं के अलावा 2-4 ऐसे विशेषज्ञों को भेजते हैं जो आश्चर्यजनक बातें करते हैं। वो इकोनॉमिस्ट है, वो इकोनॉमिस्ट है। कैसे इकोनॉमिस्ट है? हाँ, ना वो प्रवक्ता है, वो इकोनॉमिस्ट है। अरे आजकल तो सारे अर्थशास्त्री, सांस्कृतिक कर्मी भी भाजपा खाल ओढ़ के, अगर ये अर्थशास्त्री हैं तो इनको ये पूछना चाहिए था कि कहां गया ओडीओपी। भाई बड़े जोर शोर से प्रचार हुआ था, तो किस जिले में ओडीओपी ने कितना एक्सपोर्ट किया है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर आया उसका, तो उसके लिए बात करनी नहीं है। ये कह रहे थे टोल टैक्स, तो जाहिर है कि आप आंकड़ा पढ़ लीजिए सड़क मंत्रालय का, 86% जनता जिला सड़क पे चलती है। और जब प्रदेश में सबसे ज्यादा गरीबी हो तो टोल टैक्स का अनुमान है इनको। यहां से दिल्ली जाएंगे जितना किलोमीटर नहीं, उससे ज्यादा 600 टोल टैक्स लग जाएगा। तो आप जब 27 रुपया दैनिक आमदनी वाला हमारा किसान है, वो कौन सा टोल टैक्स लेके गाड़ी से चलेगा? तो स्वाभाविक बात है कि जो किसान विरोधी, गरीब विरोधी, आवाम के प्रतिकूल एक कारपोरेट परस्त नीतियां उसका गुणगान कर रहे हैं। तो ये हमें लगता है कि अर्थशास्त्री मित्र, गरीब जो हाशिए का, जो अंत्योदय दीनदयाल जी भी कहते थे इनके, ये लोग तो भूल गए। दीनदयाल जी क्या कहते थे? बहुत उत्पादन, बहुत लोगों द्वारा उत्पादन। और ये कहते हैं बहुत उत्पादन, अडानी द्वारा उत्पादन। तो ऐसे अर्थशास्त्रियों की जरूरत है जो गांधी, दीनदयाल, लोहिया के सपनों के भारत, मतलब हाशिया आदमी के पक्ष में अगर आर्थिक पॉलिसी का निर्माण नहीं हो रहा तो उसका विरोध करिए। ठीक है संतोष जी, गंभीर और बड़े आरोप आप पर लग रहे हैं भाई कि अडानी अंबानी कब तक फायदा दीजिएगा? भाई बजट में भी उनको फायदा मिलेगा क्या, संभावित बजट में? मुस्कान जी, 2 चीजें हैं। हमारे मित्र कांग्रेस के जब ये सत्ता में थे तो यही अंबानी इनके भी जो है सपोर्टर हुआ करते थे, और ये भी उन्हीं को लेके चलते थे। जो उद्योगपति है, यानी आप मान रहे हैं ना कि आप सत्ता में हैं, भाई तो मनरेगा का 30,000 करोड़ रुपया हमने नहीं काटा मित्र। मनरेगा का 30,000 करोड़ रुपया काट लिए हैं आप। आज 42 दिन रोजगार मिलता है, 2300 किसान प्रतिदिन भूमिहीन हो रहा है, सबसे ज्यादा दिहाड़ी मजदूर आत्महत्या कर रहे हैं। क्या क्या आंकड़े हमसे पूछिए। संतोष दुबे जी जवाब दे रहे हैं। पांडे साहब, मानसिक रूप से बात करने कोई मतलब ही नहीं है, वो हर बीच में खुद जाते हैं आके। सबसे बड़ी चीज ये है
कि मेरा कहना है कि सरकार किसी की हो, देश में जो उद्योगपति होता है, जो भी लोग होते हैं, उनके सहारे सारी चीजों को डेवलप किया जाता है। भाई आज कंपनी कौन लगाएगा? कोई गरीब आदमी कंपनी नहीं लगा सकता ना, कंपनी तो उद्योगपति लगाएगा, पैसे का इन्वेस्टमेंट उद्योगपति ही करेगा। तो उस तरीके की चीजों को सरकार डेवलप करती है, रास्ते आसान करती है कि हर राज्य में हर जगह जो है फैक्ट्रियां लगे, जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। अब ये कहना कि अडानी को ही आपने दे दिया, अंबानी को ही दे दिया, अरे भाई जो देश का उद्योगपति वही तो काम करेगा, और कौन कर सकता काम? आपके पास कोई, अगर कांग्रेस के पास कोई ऐसी व्यवस्था हो तो वो बतावे ना कि हमारे पास भी एक उद्योगपति, इसको ले जाइए, दे दीजिए काम। सरकार मना करे तो बताइए, हम तो डेवलपमेंट चाहते हैं, कोई भी आके करे। उत्तर प्रदेश को बढ़ावा चाहिए, उत्तर प्रदेश के रोजगारों को जो है रोजगार की व्यवस्था चाहिए, तो इसलिए काम किया जाता है। बिल्कुल ठीक है संतोष दुबे जी, बिल्कुल मैं आप ही के पास आई थी। कितनी हास्यास्पद बात मुझे लग रही है भाई कि हम एक तरफ कह रहे हैं कि हम रोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं, हम लगातार युवाओं को ये प्रेरित कर रहे हैं कि वो रोजगार के मौके ढूंढे, वो एंटरप्रेन्योर बन के बाहर आए, लेकिन उसके बावजूद ये बातें। बीच की चौपाई है मानवर। ठीक है, तो देखिए 11 बजे का समय हो चुका है और देखिए बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। वित्त मंत्री बजट पेश कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देखिए कि बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने घर पर पूजा अर्चना की है। इस दौरान बजट भी मंदिर में रखा गया और अब देखिए सभी नेताओं ने अपना स्थान ले लिया है और अब वित्त मंत्री सुरेश खन्ना 8वीं बार बजट पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनके पास सुख संपदा वैभव ऐश्वर्य अपने आप जाता है मानवर। इसके साथ ही मैं आपकी अनुमति से मैं वर्ष 2024-25 के बजट प्रस्तुत करता हूं माननीय। प्रतियां वितरित कर दी जाएं और सभी लोगों के टैबलेट में वो डाउनलोड हो गया, प्लीज चेक कर लें। माननीय, यदि हम किसी समाज संस्कृत में उच्चतम आदर्शों की कल्पना करें तो राम राज्य की संकल्पना के बाहर नहीं जाया जा सकता। समाज में परस्पर सहयोग एवं विश्वास, न्याय आधारित सुशासन, अपराध शून्य तथा वर्ग भेद का पूर्ण अभाव, धर्मानुकूल आचरण को राम राज्य की प्रमुख विशेषताओं के रूप में निरूपित किया जा सकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन हजारों वर्षों से भारत और विश्व को महत्तर जीवन आदर्शों की ओर अग्रसर होने को प्रेरित करता रहा है। पिता के वचन का मान रखने के लिए समस्त राजसी वैभव को निसंकोच त्याग कर वनवास के लिए प्रस्थान करना और दुष्टों और अधर्मियों का दृढ़तापूर्वक दलन करना, ऐसे राजधर्म का अनुपम उदाहरण कहीं और नहीं मिलता। यदि कहा जाए कि आज हमारे प्रदेश का शासन कहीं न कहीं राम राज्य की अवधारणा से अनुप्रेरित है और सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर है, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी माननीय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के भव्य मंदिर का अयोध्या में निर्माण होने के से हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र को बहुत प्रोत्साहन मिला है। अयोध्या विश्व का बहुत बड़ा पर्यटन केंद्र बन गया है। यहाँ पर भारत और विदेश से आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो बजट वो पेश करने वाले हैं, ये रामराज की परिकल्पना वाला बजट है और अयोध्या बन रहा है विश्व का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल। तो इन्हीं तमाम बयानों के साथ वित्त मंत्री ने अपने जो बजट की शुरुआत की है। साथ ही हमारी नीतियां विशेष रूप से युवा, महिला, किसान व गरीबों के उत्थान को समर्पित हैं। ये तथ्य सभी को ज्ञात है कि हमारे तेजस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश में कानून व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। इसके साथ ही अवस्थापना और लगातार बजट पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उससे ठीक पहले उन्होंने बड़ी बातें कही है कि अयोध्या लगातार बड़ा पर्यटन स्थल बन रहा है और साथ ही साथ रामराज्य की परिकल्पना वाला बजट होगा। और इससे ठीक पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी एक्स पर ट्वीट करते हुए कुछ ऐसी ही बातें कही थी। इस दौरान अखिलेश यादव की तरफ से एक्स पर 13 सवाल भी पूछे गए थे, लेकिन आपको बताते चले कि बजट को मंजूरी दे दी गई है। बजट की कॉपियां लगातार सभी के पास पहुंचाई जा रही है और साथ ही साथ अब ये जो बजट है ये पढ़ते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना नजर आ रहे हैं। इसका भावार्थ यह है
हमारी सरकार अब तक लगभग 6 करोड़ व्यक्तियों को गरीबी से बाहर निकालने में सफल रही है। आज प्रदेश में बेरोजगारी दर केवल 2.4% रह गई है। प्रदेश सरकार द्वारा सेमीकंडक्टर नीति को मंजूरी दी गई है। ये नीति प्रदेश में सेमीकंडक्टर इकाइयों की स्थापना एवं विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी, जिससे देश और विदेश से प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश प्राप्त होगा। ऐसी नीति लाने वाला उत्तर प्रदेश देश का चौथा राज्य बन गया है। लखनऊ में दिल्ली की तर्ज पर एरो सिटी विकसित किए जाने की योजना है, जो लगभग 1500 एकड़ में विकसित की जाएगी। इससे सितारा होटल, पार्क, विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर जैसी सुविधाएं उपलब्ध। प्रदेश सरकार द्वारा हीरो फ्यूचर एनर्जीज के साथ 4000 करोड़ रुपए के निवेश का MOU हस्ताक्षरित किया गया है, जिसके अंतर्गत संस्था द्वारा प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा एवं क्लीन टेक्नोलॉजी परियोजना में निवेश किया जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा हैदराबाद में